हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए हिंदी की शिक्षिका लाली वर्मा और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की ही एक और कविता, काव्य खंड की अंतिम कविता। इसके बाद हम चलेंगे गद्य खंड की ओर। ठीक है, इससे पहले जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पाठ 8 कन्यादान कविता। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगतकार। जो कविता है वो मंगलेश डबराल जी ने लिखी है और संगतकार नाम सुनते ही आपको संगीत संबंधी कुछ तो लग रहा होगा कि इसमें संगीत संबंधी कोई तो चर्चा परिचर्चा होगी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कविता पढ़ने के पहले हम कवि जीवन परिचय पर नजर डालेंगे, दृष्टि डालेंगे और उनके जीवन परिचय से संबंधित उनकी जानकारी को भी जानेंगे, देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कवि परिचय की ओर। मंगलेश डबराल जी, जिनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 से 9 दिसंबर 2020, समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादन का पद भी संभाला। और क्या किया है, कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर सन 2020 को वसुंधरा गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रा व्रत, एक बार अयोबा भी प्रकाशित हो चुका है। अर्थात न केवल एक कवि हैं बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक, रचनाकार, कहानीकार भी हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे यात्रा वृतांत के लेखक भी हैं, क्योंकि उन्होंने अंतिम जो लिखा है यात्रा व्रत, एक बार अयोबा भी प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो इतने मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि आज हम ये भी तो देखिए ना बेटा कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो कविताएं शामिल हुई हैं, जो पाठ शामिल हुए हैं, वो बहुत एक्सपर्ट्स जो चयन करते हैं ना, उनके बाद ही पाठ्यक्रम में कविताएं शामिल की जाती हैं। तो ऐसे ही कवि थे मंगलेश डबराल जी। अब देखिए इनकी जो कविता है, कविता प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं कि इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, संगतकार, संगीतकार नहीं, संगतकार। ठीक है, संगतकार और संगीतकार में अंतर है। अब यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कि वाद्य यंत्रों पर हैं, हारमोनियम पर हैं, तबले पर हैं, बांसुरी पर है, सितार या गिटार पर है। ठीक है, तो ये जो संगतकार क्या होते हैं, संगीत क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्मी जगत का क्षेत्र हो, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में, हर एक व्यक्ति को सहयोगियों की आवश्यकता होती है। संगतकार मतलब संगति करने वाला या साथ देने वाला। ठीक है, संगतकार का संगीतकार नहीं, म्यूजिशियन नहीं, संगतकार मीन्स हमारा साथ देने वाला। समझ में आया? संगीत का उदाहरण हम लेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक चित्र अच्छा सा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। कोई भी फिल्म देखते होंगे आप, मूवीज देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, या आप अभी यही देख रहे हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जो चैनल, जो हिंदी टीचर आपको पढ़ा रही हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका ही योगदान नहीं है। इसके पीछे बहुत से ऐसे मतलब बिल्कुल अनिवार्य रूप से सहयोग देने वाले हैं जिनकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसी के जैसा ही संगीत का क्षेत्र भी है कि मान लीजिए किसी मंच पर बहुत बड़े एक सिंगर हैं जो गीत गा रहे हैं, तो हमें उस सिंगर का नाम पता, अरे आज तो ये गाने वाले हैं, आज तो इनकी शाम होने वाली है, आज ये इनकी आवाज सुनेंगे, चाहे वो किशोर दा हो या शान हो या सोनू निगम जी हो, कोई भी हो।
ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी वाहवाही तो करते हैं, लेकिन उनके सहयोगी जो पीछे से पर्दे के पीछे रहकर सहयोग करते हैं उनको अक्सर हम भूल जाते हैं। चाहे वो युद्ध क्षेत्र की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नाम आते हैं, अकबर के आते हैं, औरंगजेब के आते हैं, टीपू सुल्तान के आते हैं, झांसी की रानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने अपने अपने राज्य को बचाया। परंतु नाम किसका आता है? सिर्फ एक का, लीडर का, जो आगे आकर कुछ काम करता है। लेकिन पीछे जो सहयोगी हैं वे बेनाम गुमनाम हो जाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ शब्द सुना है? कृतज्ञ। ओके, देखिए आपने ये शब्द सुना होगा, इसका मैं अर्थ बता देती हूं बेटा। दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ, ठीक है, और दूसरा होता है कृतघ्न, आधा घ और ना, ठीक है। एक है शब्द कृतज्ञ, दूसरा है कृतघ्न, ये दोनों ऑपोजिट हैं। कृतज्ञ मीन्स उपकार मानने वाला। यदि हम पर कोई अच्छा हमारी भलाई कर दे या सहायता कर दे तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए, हृदय से उसका धन्यवाद देना चाहिए, तो वो कृतज्ञता होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किया तो किया, कौन सा बड़ा काम कर दिया, ऐसे भी होते हैं, तो वो होती है कृतज्ञता। अर्थात कुछ व्यक्ति कृतज्ञ भी होते हैं जिन पर कितना भी हम भला कर दें उनका, लेकिन वो हमारा उपकार नहीं मानते हैं। तो इन शब्दों में आप अंतर जरूर समझिएगा। कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाला, कृतघ्न मीन्स उपकार ना मानने वाला, ठीक है। तो यहां पर ये जो है कि कोई भी मुख्य गायक जब आता है तो मुख्य गायक की वाहवाही होती है, तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन जो पीछे जो सहयोगी हैं उनको कोई जानता तक नहीं है, उनको कोई समझता तक नहीं है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं हम आपसे? कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन में अकेला चना, आपने सुना है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कितना भी पानी में मतलब जब एक मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के मटके में चने में पानी, बहुत सारे चने हैं, उसमें पानी भर के डाल दो तो वो मटका फूट जाएगा, क्योंकि चने का आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन एक चने को आप 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना, साल भर रखे रहना, वो भाड़ अर्थात उस मटके को फोड़ नहीं पाएगा। एक में उतनी शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि सहयोगी जो रहते हैं उनका आभार हमेशा हमें प्रकट करना चाहिए, उनको थैंक्स देना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अपनी ही बात करें, ठीक है, कि मनुष्य हैं, सुबह उठे हम, सबसे पहला काम होता है हमारा अपने आप की क्लीनिंग करना। तो वो जो पेस्ट है या जो कंघी है या जो आईना है वो क्या हमने बनाया? नहीं ना। फिर हम सोते हैं, जिस बेड पर, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, हमने बनाया? नहीं ना। दिन में जो दिन से रात तक का जो जीवन चक्र हमारा चलता है, पूरा लाइफ हमारी चलती रहती है, हर समय हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है? बहुत लोग कहते हैं ना, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह लूंगा। असंभव। यदि अकेला रहना होता ना तो जंगल में जाकर सन्यासी बन गए होते, है ना, और बस राम राम जपना और सब कुछ छोड़कर वहां चले गए होते। समझे आप? तो यहां पर बस यही बताया है कि किस तरह से हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पर आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? अन्योन्याश्रित, अर्थात अंग्रेजी का इंटरडिपेंडेंट। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है और ये हमें मानना होगा। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, है ना। मनुष्य है तो समाज है, समाज है तो मनुष्य है, एक दूसरे पर निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संगतकार के माध्यम से देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर सी कांपती हुई। संगतकार जो पीछे से आलाप देते हैं, कोरस, समझते हैं ना, आलाप देने वाले, कोरस देने वाले, उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन है? मेन सिंगर को, मुख्य गायक को, और उसी की वाहवाही होती है। बहुत अच्छी बात है, वाहवाही होती है, लेकिन हमें उनको भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब कवि कहना चाहते हैं कि जो उनकी इतनी सहायता करते हैं वो कौन है आखिर? क्या उनका कोई छोटा भाई है जो बिल्कुल पूरे समर्पण के साथ उनका साथ देता है, या कोई उनका शिष्य है जो गुरु की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है,
या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार जो मधुर मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, ना केवल आज से बल्कि संगतकारों का महत्व तो युगों युगों से चला आ रहा है। और हर क्षेत्र में बेटा, संगीत में ही नहीं, हर क्षेत्र में संगतकार अर्थात सहयोगियों का साथ आवश्यक होता है। कोई किसी के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए घर, परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। ओके, समझ में आया। अब संगीत से संबंधित एक और बात मैं कहूंगी, थोड़ा सा कुछ सुनाना भी चाहूंगी। संगीत क्या है, स्वर कितने होते हैं, सप्तक किसे कहते हैं, सरगम क्या है, मैं बता देती हूं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो ये जो 7 स्वरों के मेल को सप्तक कहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है मैं कभी बाद में आपसे पूछ लूं, सप्तक किसे कहते हैं, 7 स्वरों के मेल को सप्तक कहते हैं। कितने स्वर होते हैं संगीत में, 7। कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, और सा फिर से आ गया, सा रे गा मा पा धा नी। एक सरगम मुझे याद आ रही है, मैंने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी, मेरे टीचर ने सिखाई थी, ऐसी थी, सागा 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 मा गा रे सा नी रे गा रे सा नी, सागा सागा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी, सा 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 रे सा नी सा रे गा गा मा गा रे गा मा पा पा ध प म ग मा पा म ग रे गा गा मा ग रे सा नी रे सा नी ध प म ग म पा ध नी सा नी ध प म ग म रे मा ग रे सा नी सा मा ग रे सा नी सा। आओ 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 गुन गुन गाओ गाओ गाओ, छम छम नाचो नाचो, छम छम छम, गुन 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 गाओ रे। इस तरह से संगीत में इतना रस भरा है, इतना आनंद भरा है कि किसी के भी मन को प्रफुल्लित कर सकता है। आप संगीत से प्रेम करते हैं, गाने माने सुनते हैं। देखिए, वर्तमान संगीत और थोड़ा सा यदि हम आपकी तरह थे तब के संगीत, और फिर जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था तब के संगीत में थोड़ा थोड़ा अंतर तो आया है, लेकिन संगीत तो संगीत होता है, अपना जादू तो वो बिखेर कर ही रहता है। ठीक है, चलते हैं, क्या होता है अब इस आगे। खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जब कभी मुख्य गायक अपने सुर से भटक जाए या तार सप्तक में, हाँ देखिए एक और बात बताती हूँ, सप्तक आपको पता है ना, 7 स्वरों के मेल को सप्तक कहते हैं। कितने सप्तक होते हैं, तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद सप्तक। तो तार सप्तक मींस हाई पिच, जिसको कहते हैं ना हाई पिच में गाना, एकदम हाई पिच में कभी कभी मुख्य गायक का गला सूख जाता है, उस समय संगतकार ही है जो अपने सुर को मिला देता है, और दर्शक अर्थात ऑडियंस को, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर गा कौन रहा है। हमें लगता है कि मुख्य गायक ही गा रहा है, जबकि वो सहयोगी, वो संगतकार उसको सुर में सुर मिलाकर अपनी आवाज दे देता है। देखिए लिखा है ना, खो चुका या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब तार सप्तक की बात हो रही है यहाँ पर, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जब आप स्कूल जाते होंगे, बस आ जाती होगी या अपने आप से जाते होंगे, जैसे भी आप जाते होंगे, मम्मी नहीं बेटा टिफिन रख लिया क्या, बॉटल रख ली क्या, मतलब हम जब तक चले नहीं जाते मम्मी का कुछ ना कुछ रहता है, और हाँ, और हम भूले भी रहते हैं, मतलब हम माँ के सहयोग के बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो तो माँ है, लेकिन सहयोगी भी अपने स्थान पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ और कृतज्ञ समझ में आ गया ना, कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाला, कृतज्ञ अर्थात उपकार ना मानने वाला। तो हमें कैसा बनना है बताइए, यस, एक सुर में आपकी आवाज आई, कृतज्ञ बनना है, हमें उपकार मानने वाला बनना है, सबके प्रति हमें नतमस्तक रहना है। जो जो हमारे सहयोगी हैं सबको थैंक यू तो कहना ही होना, थैंक यू तो कह ही सकते हैं ना बेटा, दिल से। ओके, अब देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले यानी गाने वाले, बजाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमजोर
अपने आप को वो कमजोर, उनकी आवाज को कमजोर क्यों कहा है? क्योंकि उनकी आवाज धीमी होती है, स्लो होती है, जबकि मुख्य गायक की आवाज माइक की सहायता से या जैसे कैसे भी अच्छी एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। तो यहाँ पर किंतु मधुर आवाज से जब कोई गाता है तब अधिकांश स्थलों पर वह गायक का छोटा भाई, चेला, शिष्य या कोई रिश्तेदार होता है। कवि ने यही पूछा है, लेकिन वो तो कोई नहीं होता है, ना कोई छोटा भाई है, ना कोई चेला है, ना कोई रिश्तेदार है, वो तो उसका सहयोगी है, वो तो उसका संगतकार है। कवि कहते हैं कि पुराने जमाने से ही ऐसी परंपरा चलती आ रही है जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाते हैं, तान में खो जाते हैं। ओके, भाव विभोर हो जाता है अथवा अंतरे की सुर तान की बारीकियों में उलझता चला जाता है और उसी में रम जाता है, तब संगतकार की स्थायी अटेक को बार बार गाकर समा बांधे रखता है। कौन? ये संगतकार, उसका सहयोगी। और दर्शकों को, ऑडियंस को ये पता नहीं चलता कि किसके सहयोग से इतनी महफिल जम गई है, इतने अच्छे से परफॉर्म किया है मुख्य गायक ने। ठीक है, यहां कवि ये भी कहना चाहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से परे किसी दिव्य लोक में स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। मतलब गाते गाते जब खो जाता है, संगीत में इतना जादू होता है कि सब कुछ भूल जाता है। संगीत में ही क्यों, मैं तो कहूंगी कि जिस कार्य को हम रोचकपूर्ण तरीके से करते हैं, इंटरेस्ट के साथ करते हैं ना, तो हमें नहीं रहता समय का पता कि हम कब कितने घंटे हमें कंटिन्यूएशन में हो गए, क्योंकि हम अपने रुचि से किए गए कार्य में कभी थकते ही नहीं है। हम उसमें बोरियत फील ही नहीं करते हैं। हम मतलब लगता है कि बस करते जाओ, लेकिन वो कब? जब हमें इंटरेस्ट हो, जब हमारा मन कह रहा हो कि हमें ये करना है, तब हम नहीं थकते हैं, नहीं तो छोटी छोटी बातों में भी हम थक जाते हैं। ठीक है, योग साधना की ऐसी आनंददायी स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जुड़े रखने का काम संगतकार ही करता है। कवि यहाँ एक अनुपम उदाहरण देते हैं कि ऐसा लगता है किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। कवि आगे ये भी कहते हैं कि संगतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि वह कभी वह नया नया सीखने वाला था, आज जैसा महान गायक ना था। तो जब कभी भी हम कार्य करते करते हमसे कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो अपने आप को दोष मत देना। अपने आप को दोष मत देना मतलब ये नहीं कि हो गई तो हो गई ऐसा भी नहीं करना है। एकदम से ऐसा नहीं करना है कि ओ मुझसे तो ये कैसे गलती हो गई, मुझसे तो हो ही नहीं सकती, ये तो मतलब, और हम हताश हो गए, एकदम दुखी हो गए। सीखे हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, होती हैं गलतियां, गलतियों को दोहराना गलती होती है, उससे बड़ी गलती होती है। तो गलतियां होती हैं, सीखते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि की परिचायक होती है। ओके, तो वो यही कहता है कि मान लीजिए कभी सुर भटक गया मुख्य गायक, तो अब वो सोचता है कि लो ये एक पर्दे के पीछे या जो कोरस वाले थे उसने संभाला, मेरी क्या वैल्यू रही, ये नहीं सोचना है। कोई भी कभी भी पीछे रह सकता है, कोई भी कभी भी गलती कर सकता है, किसी से भी भूल हो सकती है। तो इसका तात्पर्य नहीं कि आप अपने अहंकार को इकट्ठा कर लें कि ये कैसे हुआ, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। परिस्थिति के अनुसार देखना है कि परिस्थिति को तो संभाले रखा ना। ठीक है, तो वो यही कहता है कि आज जैसा महान गायक नहीं था, वो भी कभी नौ सीखिया था ना, नया नया सीखा था ना। हर एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो प्रथम जो है कदम उसको रखना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार वह अपनी आवाज के जादू से उसके बचपन की याद दिलाता है और उससे कहता है कि नहीं नहीं, कंटिन्यू करते जाइए। इशारों ही इशारों में सांकेतिक भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा में वो कह देता है और उनकी मूक भाषा जो रहती है सांकेतिक भाषा, उसमें वो अपने कार्यक्रम को या अपना जो भी कार्य होता है उसको कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं, निरंतरता प्रदान करते हैं। अब क्या है इस पद में विशेष क्या है? प्रस्तुत काव्यांश सरल सुंदर खड़ी बोली में रचित है। याद रखिएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में कवि ने भावों का घट भर दिया है। घट मतलब घड़ा, गागर में सागर भर देना। संगीत से संबंधित तान, स्थाई, सरगम आदि शब्द भावों की यथोचित अभिव्यक्ति करते हैं। जटिल तानों के जंगल से कवि का उद्देश्य संगीत की अतल गहराइयों से है। अटल गहराइयों से, अथाह सागर। अथाह सागर सुना है 9th में? फिर 9th का चैप्टर याद आया मुझे, सांवले सपनों की याद, जिसमें सालिम अली थे और लेखक थे जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली को क्या कहा था? अथाह सागर।
टापू कहने की बजाय उनको अथाह सागर कहा था। अथाह सागर मतलब जिसकी असीमित गहराई हो। तो जटिल तानों के जंगल से कवि का उद्देश्य संगीत की अथाह गहराई से है, संगीत का कोई छोर नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत कविता मुक्तक शैली में अतुकांत रचना है। ठीक है, कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ उसके सहयोगियों की महत्ता को भी स्वीकार किया है। दूसरा काव्य पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाए जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए बेटा, सहयोगी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यहाँ कवि ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है कि तार सप्तक मतलब सबसे हाई पिच, जब गला बैठने लगता है, ठीक है, तो क्या करते हैं सहयोगी, और जब गला बैठने लगता है और देखते हैं कि करोड़ों की ऑडियंस या जितने भी एक श्रोता भी काफी होता है वक्ता के लिए, कोई भी अब उसको लगता है कि मेरी आवाज बैठने वाली है, ऊंचे स्वर पर मैं हूं और अब मेरा स्वर टूटने वाला है, क्या होगा, हतोत्साहित हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है। तब क्या करता है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, उसको मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है ना, हम मनुष्य ही तो हैं, गलती सबसे होती है। ठीक है, एक बात मैं आपसे भी कह दूं, यदि कभी बोलते बोलते मुझे खांसी आ जाती है या मैं रुक जाती हूं तो माफ करना भाई, हो जाता है ना। ठीक है, तो यहां पर तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। यहां पर जिस तरह से मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कौन है, आप हैं, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मेरे सहयोगी हैं, उनकी सहायता के बिना मैं यहां नहीं थी। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरे साथ हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु आप मेरे साथ हैं। मैं ये बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पाती हूं कि आप लोग यहां नहीं हैं मेरे साथ, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ यही हैं और हम बिल्कुल आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही बताने के लिए संगीतकार भी कहता है मुख्य गायक से कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं, चलो कंटिन्यू करो, निरंतरता के साथ आगे बढ़ो। और कहते हैं क्या कि जो गा चुके हैं उसको फिर से गा दीजिए। यदि कहीं सुर भटक गया, मान लीजिए कहीं मैं रुक जाऊं, तो मैं फिर से उस पद को बोल सकती हूं। ठीक है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहां पर संगीतकार की बहुत अच्छी बात कवि ने कही है कि वो अपने आप को, अपने स्वर को नीचे रखता है, अपने आप को विनम्र रखता है। तो क्या वो उसकी कायरता है, क्या वो उसकी एकदम ये लिखा है विफलता है, नहीं, वो उसकी मनुष्यता है, वो उसकी मानवता है कि वो अपने आप को पीछे रखकर मुख्य गायक या मुख्य जो किरदार है उसको आगे ला रहा है। ये उसकी मनुष्यता है, उसकी बहुत अच्छी यहाँ की जो भावनाएं रहती है ना मनुष्य में कि हमें अपने से आगे इनको करना है, ये बहुत कम लोगों में होती है और संगीतकार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। कवि क्या कह रहे हैं कि जब तार सप्तक में यानी बहुत ऊंची आवाज में गाते गाते मुख्य गायक या गायिका का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज में सहारा देकर उसे निराश हताश अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जैसे उखड़ने लगती है, तब संगीतकार अपनी टेक के द्वारा उसे संभाल लेता है और यह अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वह अकेला नहीं है। यहाँ गायक की आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ कहकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब उसका स्वर बुझने सा लगता है तो पहले वाला उत्साह शेष नहीं रह जाता। जब कभी स्वर बिखरने लगे और बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, हताश हो जाता है वो, तो तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज की सहायता से उसे उबार देता है और उसके साथ उसको हौसले को, उसके ढांढस को बंधाता है कि मैं भी हूं आपके साथ, बिल्कुल चिंता मत करिए, फिर से गा दीजिए ना वो पंक्ति। ठीक है, संगीतकार तब उसे मानो सांत्वना देता है, निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और पहले की भांति पूरे दमखम के साथ दोबारा फिर से गाया जा सकता है। यहाँ कवि एक बात की ओर संकेत करते हैं कि उस समय संगीतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक, देखो बेटा, दे वही रहे उनको,
सांत्वना भी दे रहे हैं, उनको आगे भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज में हिचक है, क्योंकि वो अपने आप को आगे लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो मुख्य गायक है उसका वर्चस्व दर्शकों के सामने वो बनाए रखना चाहते हैं। कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल देते हैं वो, ठीक है। उस समय संगीतकार की आवाज में जो झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो वह संकोच के साथ गा रहा हो। इस समय संगीतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो वह संकोच के साथ गा रहा हो, ताकि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। वह हमेशा अपनी आवाज को नीचे रखना चाहता है। कवि कहते हैं कि उसके ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तो मुख्य गायक का मान बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। इसी को कवि ने उसकी मानवता और महानता बताया है। समझ में आया? संगीतकार की भूमिका समझ में आई बेटा? अब इसमें मुख्य क्या है, विशेष क्या है? मुक्त छंद और आतुकांत शब्दों में कवि ने रचना की है। इसमें सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रतीकात्मक शब्दों जैसे प्रेरणा साथ छोड़ना, उत्साह अंत होना आदि का सुंदर समुचित प्रयोग हुआ है। कवि ने अति साधारण संगीतकार के महत्वपूर्ण योगदान की भरपूर सराहना भी की है। भावानुकूल प्रतीकों का उपयोग हुआ है भावनाओं के साथ, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि संगीतकार का क्या अर्थ होता है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। क्या है कवि के अनुसार? संगीतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत करना चाह रहा है। सहायक कलाकार अपने प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। समझ में आया? पर्दे के पीछे जो कार्य करते हैं, सिर्फ कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है और हम सबको लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे सहयोगी रहते हैं जो अपना बेस्ट देते हुए उनकी सहायता करते हैं। अतः हमें क्या चाहिए कि हर एक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था हमने आपसे? कृतज्ञ और कृतज्ञ का अर्थ समझा था। कृतज्ञ अर्थात उपकार मानना है हमें, उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मीन्स उपकार ना मानने वाला। ना मानने वालों को रख देते हैं हम साइड में, लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। यही मानवता है, क्योंकि जो संगीतकार रहते हैं, जो सहयोगी रहते हैं, वे भी तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। स्वयं को पीछे रखकर वो मुख्य गायक हो या नेता हो या अभिनेता हो, उसका जो रुतबा है वो बढ़ाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना बेटा? यहां लिखा है ना किसी भी कार्य को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न दूसरा है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? प्रत्येक क्षेत्र में। जैसे संगीतकार जैसे व्यक्ति कहां कहां मिलते हैं? सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म में अनेकों सह कलाकार और स्टंटमैन होते हैं। हमें लगता है कि कोई हीरो, अमिताभ बच्चन हो, ऋतिक रोशन हो, कोई भी, हमें लगता है वही स्टंट किए जा रहे हैं, लेकिन स्टंटमैन कोई दूसरे रहते हैं, ये आप भी जानते हैं भली भांति, ठीक है। नृत्य के क्षेत्र में अन्य सह नर्तक और वाहवाही होती है मुख्य की। ठीक उसी प्रकार से यस, भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर अपनी खून पसीना बहाकर एक भवन का निर्माण करते हैं, और भवन नाम किसी और के होता है, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन हमारे मन में मानवता, इंसानियत की भावना को जगाए रखते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, ठीक है बेटा, याद रखिएगा अपने जीवन में। और क्या है? राजनीति के क्षेत्र में सहायक उपनेता और कार्यकर्ता। कितने सारे नेता, उपनेता, सहायक कार्यकर्ता रहते हैं जो किसी भी पार्टी को या कुछ भी उसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। और नाम आता है किसी एक का। तीसरा प्रश्न है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? किन किन रूपों में बताइए। और कहां की बात हो रही है? संगीत के क्षेत्र की। तो देखते हैं, संगीतकार निम्नलिखित रूपों में संगीतकार की मदद या संगीतकार की मदद करते हैं या गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। कैसे करते हैं? कौन कौन से रूपों में? ध्यान से सुनिएगा। यदि आप संगीत से संबंधित सहायक समझ गए तो आपको प्रत्येक क्षेत्र के सहायक आसानी से समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये कार्य करते हैं तो इस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, इस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, ठीक है।
वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब मुख्य गायक गायन की गहराई में चले जाते हैं तब वे स्थायी पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को वापस मूल स्वर में लाते हैं। कभी कभी तार सप्तक में, कविता में पढ़ा था ना हमने, कभी कभी तार सप्तक में भटकने लगता है ना, राख जैसा स्वर, मतलब अब लगता है जो मुख्य गायक है उसको लगता है अब मैं नहीं गा पाऊंगा, उसकी जो प्रेरणा है वो साथ छोड़ देती है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में संगतकार ही हैं जो उनको ढांढस बंधाते हैं और अपनी आवाज को इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि कब उन्होंने अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, पेश कर दिया। ठीक है, वे मुख्य गायक की थकी, टूटती, बिखरती आवाज को बल देकर उसे अकेला होने या बिखरने से बचाते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, यदि एकदम ऑडियंस बहुत भरी हो मंच पर और कोई गायक अच्छे से ना गा पाए तो ऑडियंस की तरफ से बड़े नेगेटिव है ना कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो सलाहकार, संगतकार जो रहते हैं, सहयोगी जो रहते हैं, वो अपना इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देते रहते हैं और मुख्य गायक का वर्चस्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अब है भाव स्पष्ट कीजिए। क्योंकि कविता आपने प्रीवियस वीडियो में सुनी, समझी है ना, समझा था ना, तो भाव स्पष्ट क्या करना है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, उनके पीछे उनके इमोशंस क्या थे, क्या समझाना चाहते हैं वे हमें। तो देखिए, पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है, किसकी आवाज, किसको हम विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझे। बताइए, किसकी आवाज में हिचक रहती है, कौन अपनी आवाज को पीछे रखता है जानबूझकर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, संगतकार, ये सहयोगी अपने आप को पीछे रखते हैं और मुख्य गायक का वर्चस्व जो कि बना हुआ है उसको बनाए रखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा। संगतकार जब गाता है तब उसकी आवाज एक स्पष्ट रूप से एक घबराहट सुनाई देता है, वो होता है अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से कभी ऊंचा नहीं उठने देने का। कवि के अनुसार इसे संगतकार की असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संगतकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, परंतु मुख्य गायक की आवाज का महत्व बरकरार रखने के लिए वह ऐसा करता है। वो कमजोर नहीं है, वो उसकी विफलता या असफलता नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता है। उसे पता है कि मैं कहां हूं तो मुझे अपना काम करना है, बाकी जो फ्रंट में है, बाकी जो मुख्य गायक है, उसकी वर्चस्व, उसका मान सम्मान सबके समक्ष बना रहे, वे ऐसी कोशिश करते हैं, इसलिए अपने आप को पीछे रखते हैं। समझ में आया? तो संगतकार की महानता का परिचय है। क्लियर हुआ? नो डाउट ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। इसको समझिएगा अच्छे से। प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए, कि किस तरह से, कौन सा, क्या योगदान देते हैं, किस तरह से बताइए। और कौन सा क्षेत्र है संगीत के अलावा कि प्रसिद्धि पाने के लिए लोग सहयोग देते हैं, प्रसिद्धि पाता है कोई और सहयोग देने वाले कोई और होते हैं? बताइए। सोचिए। यस, क्रिटिकली, क्रिएटिविटी, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए बताइए। आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। किसी का कुछ नहीं कह सकते। यदि हम अपने आप को सिर से लेकर पैर तक देखेंगे ना, तो हमारा तो ये कुछ है ही नहीं। मतलब कंघी करना हो, हमें कॉम्बिंग करनी हो, तब कंघा कहां से आया? किसी हमने खरीद कर लेकर आए। ठीक है, जो चीज, वस्त्र बुनकर होते हैं, ठीक है, ये हम कहां से लाए? मतलब हम सारा का सारा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए,
किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। एक प्रसिद्ध गायक के पीछे उसमें संगीत निर्देशक, यदि कोई बहुत फेमस सिंगर हो गए हैं या बहुत अच्छे कलाकार या अभिनेता हो गए हैं, तो उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मेहनत नहीं है, उनकी मेहनत है। हम उनकी मेहनत को साइड या दरकिनार नहीं कर रहे हैं, उनकी भी मेहनत है, तभी उनको मुख्य में खड़ा किया गया है, तभी उनको फ्रंट में खड़ा किया गया है, क्योंकि वो सब ने उनको जज किया और देखा कि हाँ, इनमें वो काबिलियत है कि इनको हम फ्रंट में रख सकते हैं। उनकी काबिलियत के आधार पर उनको फ्रंट में रखा, लेकिन उनके पीछे भी कई लोग होते हैं। जैसे कोई फिल्म हुई, सुपर डुपर 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 हिट हो गई, कौन था? अरे हीरो वो था भाई, कौन था भाई? ऋतिक रोशन था या शाहरुख खान था, कोई भी था। क्यों? क्या सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान जी या सलमान खान जी, ऋतिक रोशन जी, क्या सिर्फ और सिर्फ एक अभिनेता फिल्म में यदि सारे किरदार निभाए तो क्या फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी? सब कुछ वही भूमिका, मान लीजिए बस का ड्राइवर है, घर में चाय बनाने वाला है, या बहुत बड़ा नेता है, या बहुत बड़ा हीरो है, या घर में काम वाली बाई है, या बीवी, पत्नी, पति, सब कुछ यदि एक हीरो काम करे तो क्या डाइजेस्ट कर पाएंगे हम? नहीं ना। तो वेरिएशंस आर देयर। यहां पर बात है कि हर एक को सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, संगीत में क्या क्या होता है? निर्देशन, गीतकार, संगीत देने वाले, सह सहायक, निर्माता जैसे लोगों की भी भूमिका अहम होती है। स्क्रिप्ट राइटर, पता ही नहीं होता है कि किसने कहा, मतलब स्टोरी किसकी हमें दिखाई देता है, अरे बहुत खतरनाक, क्या लाजवाब एक्टिंग की, मजा आ गया, है ना, इस तरह से। लेकिन उनके पीछे जो रहते हैं वे उनके सहयोगी हैं, उनकी सहायता के बिना वो वहां नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, अतः जो हमारे सहयोगी हैं, आसपास में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना ही चाहिए। ठीक है, ऐसी भावना हमें जीवन पर्यंत हर समय अपने हृदय में बसा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हम तो पल पल पर, कदम कदम पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। गॉट इट? उसके प्रसिद्धि में इन सबकी मेहनत भी शामिल होती है या सम्मिलित होती है। ठीक है, आया ना समझ में? चलते हैं प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, बिखरने लगता है। ठीक है, ठीक है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समझ में आया ना बेटा? देखिए, कभी कभी जब तार सप्तक जो हाई पिच रहती है उसमें संगतकार सहायता करता है मुख्य गायक की, क्योंकि तार सप्तक में जाते जाते मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, आवाज साथ छोड़ देती है। तब संगतकार किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण विशेष भूमिका को निभाता है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक है, आइए उत्तर देखते हैं। जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके स्वर बिखरने लगते हैं, बिल्कुल, शक्ति समाप्त होने लगती है। ऐसे समय में संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराकर इस बिखराव को संभाल लेता है और उसकी शक्ति और उत्साह को वापस लाने में योगदान देता है। ये होती है संगतकार की भूमिका कि मुख्य गायक को संभाले रखे, अपने आप को पीछे रखकर किस तरह से वो मुख्य गायक का वर्चस्व, उसकी शान, आन बान सब बनाए रखता है, और वो होता है पर्दे के पीछे या संगतकार या सहयोगी। ठीक है, आया बेटा समझ में? यस, आ गया ना? प्रश्न अगला, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनना ध्यान से। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं, किस तरह संभालते हैं? देखिए, बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अर्थात कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचने लगता है तो उसका जो अहम या अहंकार या मैं, वो भाव उत्पन्न होने लगता है। और ऐसा भाव उत्पन्न होते होते जब हमारे पास अहम जैसा भाव आने लगता है हमारे मन में, तो हमारी सफलता नीचे की तरफ खिसकने लगती है। ये बिल्कुल ट्रू है, एकदम यथार्थ है, सत्य है। इससे आप हमेशा अपने मस्तिष्क में बसा कर रखिएगा कि हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं,
पैर हमारे जमीन पर ही रहते हैं, अतः हमें उड़ना नहीं है। ऐसे ही नहीं कि हम हो गया ना, अब तो हम है तो कोई है ही नहीं। अहंकार अच्छों को जमीन में लाकर गिरा देता है, औंधे मुंह। तो अहंकारी हमें नहीं होना है, ठीक है। देखिए, सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उन्हें सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभालते हैं, उनकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उन्हें ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भूलने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी यदि हम लड़खड़ा जाएं तो हमारे जो अपने हैं, जो वास्तविक रूप में हमारा भला चाहते हैं, वे हमें संभाले रखते हैं, वो हमारी डोर को पकड़े रहते हैं, थामे रहते हैं। और जब हम कुछ ऐसा हो सफलता के दौरान या कहीं भी जब हम मजबूर हों या कुछ ऐसा समय आ जाए जब हमें लगे कि अब हम क्या करें, दुविधा में आ जाए, तब उस समय जो हमारा साथ दे, आपने सुना होगा ना, विपत्ति कसौटी ते कसे ते ही साचे मीत। विपत्ति या संकट के समय जो भी हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो ऐसों को, हमें ऐसे मित्रों को या ऐसे सहयोगियों को कभी भूलना नहीं है। उनको ये नहीं कि उनको दुख में तो हमारा उन्होंने साथ दिया, लेकिन जब हमारी खुशी हो, जब हमारे बहुत अच्छे दिन आ जाएं, तो हमें उनको भूल नहीं जाना है, सबसे पहले उनको याद करना है। क्लियर है बेटा? ये जीवन के ऐसे मूल्य हैं जो हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखते हैं, और जो जमीन से जुड़े रहते हैं वही आगे खड़े रहते हैं। समझ में आया? ओके, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आए ना? चलिए, ओके, यस। पहला प्रश्न है ये, मुख्य गायक के स्वर में कौन अपना स्वर मिलाता है? अरे वाह, प्रश्न पूरा नहीं हुआ और उत्तर आ गया। क्या बात है बच्चे, संगतकार। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या होता है। अगला प्रश्न है, इसकी आवाज को कभी सुंदर, कमजोर और कांपती हुई बताते हैं। बताइए, हमेशा इनमें से कौन है, संगतकार, नृत्यांगना, गायक या कोई नहीं, किसकी आवाज को हमेशा कांपती हुई सी बताते हैं? लिखा है ना, किसकी आवाज को? संगतकार की, नृत्यांगना की, किसी गायक की, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, अरे वाह, फिर से उत्तर का देखते हैं, चेक करते हैं। वेरी नाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? अब बताइएगा आप, ये थोड़ा सोचने लायक है कि नहीं, या तुरंत बता देंगे? देखते हैं, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? किसको? जब कोई स्वर भूल जाता है तो उसको बचपन की याद आती है। क्यों आती है, किसे आती है बताइए? संगतकार को, फिर से नृत्यांगना को, गायक को, या किसी को भी नहीं इनमें से? संगतकार, अच्छा, ओके, नृत्यांगना नहीं? ओके ओके, क्योंकि उसका गायन से कोई लेना देना नहीं, वो तो नृत्यांगना है, ठीक है। गायक, ओके, पक्का टिक कर दूं गायक को? कर रही हूं मैं, हाँ, आपके कहने पर, आपके कहने पर मैं टिक कर रही हूं, गायक को कर दिया। किसी ने कहा संगतकार भी, छोटा सा टिक या इतना ही बड़ा टिक कर देती हूं भाई संगतकार को। ये दोनों नहीं है ना, इनको क्रॉस कर देते हैं, जाना हमें सब पर है, चेक कर लेते हैं। यस, संगतकार तो गायक को, अर्थात जो मुख्य गायक रहता है उसकी सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है, लेकिन जब कभी स्वर भूल जाए तो उसको अपने नौसिखिया मतलब जब नया नया सीखने वाला या बहुत पहले की याद आ जाती है कि कोई बात नहीं, और संगतकार उसको ढांढस भी बंधाता है कि फिर से गा दीजिए, कोई बात नहीं, होता है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, होती हैं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आगे चलने हैं। कौन गायक को हमेशा यकीन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? संगतकार, वेरी नाइस, ओके। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगतकार अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता। अब ध्यान से सुनना, इससे उनको क्या समझना चाहिए, उसकी क्या समझाना जाना चाहिए? यदि वो अपनी आवाज को मुख्य गायक से ऊंची नहीं उठाता है तो इसे उसकी, अर्थात संगतकार की, क्या समझी जानी चाहिए? विफलता है क्या उसकी? उसे आता नहीं है इसलिए नहीं गा पाता, या उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, मानवता की भावना, या उसका मनोरंजन, इतना ही गाना है मुझे, कम ही गाना है बस,
मेरी मर्जी, ऐसा कुछ समझा जाना चाहिए या इनमें से कुछ भी नहीं? कविता के अनुसार। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, आपने बहुत सही जवाब दिया। उसकी मनुष्यता, वेरी वेल डन। लेट मी चेक। ओके, चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, सुपर्ब। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगतकार कविता के कवि का नाम। नागार्जुन है, हरिवंश राय बच्चन जी है, मंगलेश डबराल जी है या कोई नहीं? मंगलेश डबराल। अरे वाह, ओके गुड। अगला प्रश्न, संगतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? संगतकार जो कविता है, उस कविता में हमने कौन सी कला को मुख्य रूप से जाना है उदाहरण के माध्यम से, अर्थात कवि ने संगतकार के माध्यम से किसका मेन या मुख्य रूप से उदाहरण दिया है हम सबको समझाने के लिए। ठीक है, गायन में, नृत्य में, नाट्य में या हस्तकला में? गायक, पक्का? पक्का ना? ओके, देखते हैं। गायक, गायन में, नृत्य में तो नहीं है? ठीक है, वेरी नाइस, सुपर्ब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब गरज का अर्थ क्या है? गरज का अर्थ क्या है? शेर, शेर गरजता है ना। चूहा, चूहा गरजता है। बिल्ली, बिल्ली गरजती है। या ऊंचा गंभीर, ऊंची गंभीर आवाज, ऊंचा स्वर, कौन से गरज की बात की गई है? पार्ट 5 वाला जो आपने वीडियो देखा होगा, बादल वाली गरज की बात तो नहीं की गई है। बादल गरजो निराला जी की कविता है ना, आपने पढ़ी है ना। तो कौन सी गरज की बात की है? शेर के गरजने की, चूहे के, चूहा गरजता है, या बिल्ली के गरजने की, या फिर ऊंचा या गंभीर स्वर या आवाज? घा। ओके, लेट मी चेक। अरे वाह, ऊंचा, गंभीर या आवाज या स्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? मैं बहुत चुप होने रहने जा रही हूं, इस उत्तर को तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी और मैं वेट करूंगी। ठीक है, बताइए, संगीत में आप अंतरा अर्थात क्या होता है? सहयोगी, टेक को छोड़कर गीत का चरण, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, या इनमें से कोई नहीं? अब तो सोच लीजिए आप, थोड़ा सा वेट तो मैं करूंगी आपका आज। बताइए कि संगीत में आप अंतरा अर्थात क्या होता है? अंतरा अंग्रेजी में बताऊं? स्टैंजा, स्टैंजा। ठीक है, तो क्या वो सहयोगी, हेल्पर्स को कहेंगे हम? पक्का? नो? ठीक है, ओके, क्रॉस कर दिया। टेक को छोड़कर गीत का चरण। अब आप पूछेंगे मैम टेक भी बता दीजिए। टेक मुखड़ा जो बिल्कुल स्टार्टिंग का रहता है, ये, या जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो? नहीं, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस। बचा क्या है? खा। पक्का लग रहा है क्या आपको? कर देते हैं इसको, राइट। लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, अच्छा जजमेंट लगाया, अर्थ पूछ पूछ कर अच्छा जजमेंट लगाया। ऐसे पूछा करो तभी तो जानोगे, कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ना, तब तो हमें जानकारी होगी, तब तो हम जानकार बनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ढांढस बंधाना का क्या पर्यायवाची है? ढांढस बांधना, उसका पर्यायवाची क्या है? ढांढस बांधने को और हम क्या कहते हैं हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में? तसल्ली देना, सांत्वना देना, दोनों, का और खा, या इनमें से कोई नहीं? ढांढस बंधाना हमने देखा था ना कविता में, किस तरह से संगतकार जब मुख्य गायक का गला रुंध जाता है या बैठ जाता है, तौड़ सप्तक में उसकी आवाज भी करने लगती है, राख जैसा कुछ गिरता नजर आता है, तब संगतकार उसको ढांढस बंधाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? तसल्ली देना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सांत्वना देना, सांत्वना मतलब समझते हैं, किसी को सांत्वना दी जाती है, सांत्वना पुरस्कार मिलता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद सांत्वना पुरस्कार मिलता है।
ढांढस बंधाना या उसको भी तसल्ली देना। ओके, दोनों का और खा, पक्का, ये भी है और ये भी है। ओके, चेक करते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। जटिल, जटिल का क्या अर्थ है? कालकूट, जटा, जटा समझते हैं? जटा, बड़े बड़े बाल, और साथ ही साथ बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ से जटाएं दिखती हैं। और यदि आप वो अपना पचमढ़ी में जटा शंकर हैं, शिव की जटाओं से गंगा धार बहती है, तो जटा मीन्स लंबे लंबे बड़े बड़े केश या बाल भी होते हैं। साथ ही साथ बरगद के पेड़ से जो आपने देखी होंगी जटाएं, जटाजूट सुना है ना, तो बाल कठिन। अब यहां पर आपको जटिल का अर्थ बताना है कि कालकूट है, जटा है, बाल है या कठिन है। यहां पर क्या होगा? जटिल तान में जब उलझ जाता है मुख्य गायक, तो कविता के अनुसार जटिल का क्या अर्थ है? अरे वाह, कठिन, पक्का ना? सरलता से बता दिया कि कठिन है, ये भी बहुत खूब है आपका आंसर। चेक करते हैं, बहुत बढ़िया। जटिल का ही पर्यायवाची है कठिन, कठिन को हम कहते हैं जटिल। क्लियर, वेरी नाइस। तान, तान से आप क्या समझते हैं? शरीर, सात स्वर, संगीत में स्वर का विस्तार, या कोई नहीं, या तान से? तान का अर्थ क्या होता है? शरीर, अच्छा वो तन होता है। ओके, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तान नहीं, तन होता है शरीर, इसको क्रॉस कर देते हैं। सात स्वर, अच्छा वो तान नहीं होते, तो सात स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? सप्तक, वेरी गुड, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। संगीत में स्वर का विस्तार, ये लग रहा है आपको? कितने प्रतिशत लग रहा है? ओके, इसको टिक कर देते हैं, मतलब ये लग रहा है तो ये भी नहीं है। चलूं आगे बढ़ूं, आंसर देखें, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जब हम कोई भी बात को, कोई भी कविता को, कोई भी कहानी को, नाटक को, किसी की समझाइश को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, मस्तिष्क में बसा लेते हैं, तो उत्तर देने में हम तत्पर रहते हैं, उत्तर देने में हम बिल्कुल चूक नहीं करते हैं। ये दिखा रहे हैं आप मुझे, क्योंकि आपने हर एक वीडियो को सही से देखा है, सुना है, समझा है, प्रश्नों को सुना है, साथ ही साथ उनके उत्तरों को भी आपने बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए आप एनसीईआरटी में जो एमसीक्यूज आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं, उनका उत्तर आप दे पा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया किसे कहते हैं? सीखने वाले मतलब कोई 9 लोग हैं जो कुछ सीख रहे हैं, तो वो नौसिखिया हो गए? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। नौ सीखने वाले मतलब नौसिखिया नहीं ना? अच्छा, ओके, क्रॉस कर देती हूं। जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। हाँ, अच्छा, ऐसा देखते हैं। या कोई थोड़ा सनकी टाइप, पागल टाइप? नहीं, ओके, कोई नहीं को भी कट कर दूं। ओके, 9 सीखने वाले तो है नहीं, नौसिखिया, तो जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया हो, चेक करते हैं भाई क्या है। बहुत सही, नौसिखिया मीन्स नया नया कुछ सीखा हो। हर एक क्षेत्र में कहते हैं ये तो अभी नौसिखिया है भाई। नौसिखिया मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति 9 बनकर आ गया, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छे से जवाब दिया आपने। अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? बताइए। मीठी है, कोमल है, कड़क तथा गरजदार है, या थोड़ी थकी हुई सी है? मुख्य गायक की आवाज कविता के अनुसार आपको बताना है कि उसकी आवाज कैसी है। मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार, या थकी हारी सी, कैसी है? अच्छा, कंफ्यूजिंग है प्रश्न। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मुख्य गायक को पीछे रखा है और संगतकारों को आगे। ओके, देखते हैं उत्तर क्या कहते हैं। कड़क तथा गरजदार, क्योंकि जो मुख्य अर्थात जो फ्रंट में खड़े होते हैं, उनकी आवाज तो थोड़ी दमदार होनी चाहिए, तभी जाकर श्रोताओं को समझ में आता है, सुनाई देता है, चाहे वो गायन हो या अभिनेता हो या राजनेता हो।
हर एक जो फ्रंट लीडर, नेतृत्व की भावना लिए जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है, उसकी आवाज में दम तो होना चाहिए, तब जाकर कहीं श्रोताओं को कर्णप्रिय भी लगती है और समझने में भी आसान होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक की, देखिए यदि ये प्रश्न पहले आ जाता तो आपको बड़ी सहायता मिल जाती, लेकिन ऐसा ही थोड़ी ना हो जाएगा। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? किसका काम है? अरे वाह, तुरंत उत्तर दे देते हैं आप। फिर भी देखिए तो आप, हो सकता है इनमें से कुछ हो। संगतकार, एक मिनट, गायक का कोई छोटा भाई लिखा है ना कविता में, ये कोई छोटा भाई है या शिष्य है या कोई कवि है या कोई दूर का रिश्तेदार है, ऐसा लिखा था ना कविता में, तो इनमें से तो नहीं है कुछ। नो मैम, पक्का का इज द राइट आंसर। ओके, देखते हैं। वेरी गुड, संगतकार तो बिल्कुल ऐसे, मतलब वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? क्यों देता है? अच्छा, धीरे से किसी की आवाज आई क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं? नहीं, और बताइए। थोड़ा सा हम सोचते हैं, थोड़ी मानवता की भावना लिए, इंसानियत की भावना लिए, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। मुख्य गायक की गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही संगतकार अपनी आवाज मिला देता है या उसका सहयोग करता है। ओके, या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए? नो, क्योंकि वो हमेशा पीछे रहता है। क्या जवाब है भाई? उससे सीखने के लिए? ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं। तो क्या होगा? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए ही उसका साथ देता है। पक्का कर दूं ना इसको टिक? आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, करती हूं, चेक करते हैं। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चों आप। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? देखिएगा यहां पर अच्छे से ऑप्शंस भी देखिएगा, एकदम उतावले मत होइएगा। बात हो रही है गायक की और धीरज या धैर्य बंधाने की बात कि उसको कौन करता है? उसकी मां, श्रोता जो ऑडियंस है वो, या संगतकार, या कोई नहीं? अच्छा ठीक है, तो यहां फिर से संगतकार बाजी मार गए। पक्का ना? ओके, लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ तो हरदम हमारे साथ रहती है, हर एक के साथ रहती है, हर एक की सहायता करती है, हर एक का सहयोग करती है, बिना किसी स्वार्थ के, एकदम निस्वार्थ भाव से माँ हमारे हर एक बात का ध्यान रखती है। जब स्कूल आप जाते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये रख लिया कि नहीं, टिफिन रख लिया कि नहीं, बॉटल रख ली कि अरे बेटा ये तो ले जाओ, और हम जाते जाते स्कूल की बस आ गई है, हमें खुद जाना है, तो वो माँ हमारे पीछे पीछे आती रहती है ना। बहुत सही। तो यहां पर बात हुई है गीत की या गायन की या संगीत से संबंधित, तो चैप्टर का टाइटल ही है संगतकार, तो संगतकार की भूमिका मुख्य रहती है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला प्रश्न, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको, कुछ कहा था मैंने, ये अभी नाम नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। सबसे ऊंचा जो स्वर रहता है उसको क्या कहते हैं? ताल सरगम, तार सप्तक, ताल सप्तक, या कोई नहीं, या कुछ नहीं? हाँ, ताल सरगम पक्का नहीं? किसकी सुनूं? नो, ओके। तार सप्तक कौन सा स्वर? अच्छा, हाई पिच, उसको तार सप्तक पक्का करूं, क्रॉस करूं या टिक करूं? बताइए। टिक, ओके। ताल सप्तक ये नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यदि ये है तो फिर ये वाला तो होगा ही नहीं। देखते हैं भाई, तार सप्तक में बिखरने लगता है जब मुख्य गायक का गला। बहुत सही, आई थिंक, देखते हैं, चेक करते हैं बेटा। बहुत सही, तार सप्तक ही हाई पिच, ठीक है। सबसे ऊंचा स्वर जो रहता है वो तार सप्तक का रहता है, ठीक है, और इसी में मुख्य गायक की आवाज बिखरने भी लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? अरे वाह वाह, प्रश्न समाप्त होने से पहले संगतकार संगतकार संगतकार।
वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? यह भी संगतकार। लेट मी चेक। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? यस, अब ध्यान से सुनिए कि कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से पीछे रखता है ना, कम रखता है, तो कवि ने उसको क्या कहा है? उसकी समझदारी। बहुत समझदार होते हैं ना बेटा, जो सहयोग कर पाते हैं, जो किसी की सहायता कर सकते हैं, वो समझदारी तो होते हैं। हर कोई नहीं करता है हर किसी की सहायता। हाँ, तो समझदारी है, उनकी ईमानदारी है, या उनकी चालाकी है, या उनकी मनुष्यता है। कवि ने क्या कहा था? उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पंक्ति भी याद है। गजब बच्चे, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। मनुष्यता आपने कहा है, चेक कर लेते हैं। मनुष्यता इज राइट आंसर, सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। गुड। चलिए आगे चलते हैं। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, या गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑप्शंस वेरी कंफ्यूजिंग है। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? जब तार सप्तक में गाया जाता है गायक के द्वारा, तो उसको कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी, एकदम खुशी में गाता जाता है तार सप्तक में, या थक जाता है, बिल्कुल मुझसे नहीं गाते बन रहा, मैं नहीं गाऊंगा, ऐसा? या फिर उत्साहित होकर गाता है, या फिर गाने की इच्छा तार सप्तक में जाते जाते थोड़ी सी डाउन होने लगती है, अर्थात समाप्त होने लगती है? क्या लग रहा है आपको? दो लग रहे हैं, कौन कौन सा? खा और घा। थक जाता है वो गाते गाते, तो फिर रुक जाता होगा। फिर तो ऑडियंस उसको बिल्कुल कहती होगी, क्यों आए भाई, नहीं गाने बना तो। ये भी तो हो सकता है। हाँ, देखते हैं। गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संभालता कौन होगा? संगतकार। लेट मी चेक। गाने की इच्छा समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसका जो अपने आप का जो मोटिवेशन है ना, पावर, वो डाउन होने लगता है, और उसको लगता है कि जब स्वर बिखर रहा है तार सप्तक पर पहुंचते पहुंचते, तो मैं नहीं गा पाऊंगा। वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और ऐसे में संगतकार फिर उसको ढांढस बंधाता है, फिर उसको सांत्वना देता है, फिर उसको तसल्ली देता है कि गाइए, मैं हूं आपके साथ। और वो उसकी आवाज को धीरे से मुख्य गायक के साथ मिलाकर, सुर में सुर, ताल में ताल मिलाकर गाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सुरीला गीत गाते गाते समाप्ति भी हो जाता है, और दर्शकों को ज्ञान भी नहीं हो पाता, मतलब उसका पता भी नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मुख्य गायक की आवाज से हमेशा नीची रखना किसका सिद्धांत है? मतलब उसकी आवाज से ऊंचा नहीं करना है, बताइए किसका? मनुष्य के, नेताओं के, कवि के, या संगतकार के? ऑफ कोर्स यस, संगतकार के। वेरी गुड। किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? संगतकार की आवाज में हिचक सुनाई देती है। कविता, लगता है आपको कविता याद हो गई है बच्चों। चलो अच्छी बात है, हर कविता को आपको याद करना है। हाँ हाँ हाँ, एक बात मुझे याद आई है। आई थिंक उत्साह अट नहीं रही कविता, पाठ 5 पढ़ी थी ना हमने, उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ पंक्तियां लिखिएगा। लिखी? बादलों से रिलेटेड आपको एक कविता 4-5 पंक्तियां लिखनी थी, आपको कवि बनना था, जो कि आप हैं। और साथ ही साथ जब हमने पाठ 4 आत्मकथ्य पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य, तब भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ थोड़ी सी अपनी पंक्तियां लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो अब लिखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, अब इस संगतकार या सहयोगियों के प्रति भी आप पंक्तियां लिख सकते हैं, तो लिखकर बताइएगा मुझे। ओके, बहुत सही, ठीक है। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका होती है? ऑफ कोर्स मुख्य गायक के। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? कब मुख्य गायक को संगतकार की आवाज का बल की आवश्यकता होती है, और कब उसको वो बल प्रदान करते हैं? मधुर, कर्कश, टूटती, बिखरती हुई, या इनमें से कोई नहीं? जब बहुत अच्छे से गाता है तब उसकी आवाज में आवश्यकता होती है कि संगतकार आए,
या कर्कश, कर्कश समझते हैं, नहीं सुनना, ऐसा ऐसा गाना, ये नहीं सुनना मुझे। कर्कश मतलब जो बिल्कुल कड़वी, सुनना ही ना चाहे कोई, बेसुरा बेताल एकदम, वैसा तब सहयोगी देते हैं क्या? या टूटती बिखरती आवाज। अच्छा, ओके ओके, वाह वाह बच्चे, कमाल कर दिया तुमने तो, वेरी नाइस। तो यहां पर जब मुख्य गायक की आवाज टूटने सी लगती है, बिखरने सी लगती है, तब पता नहीं कहां से संगीतकार, क्योंकि वो तो उनको सुन रहे हैं, वो तो उनको भांप रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उनको उनकी आवाज में अपनी आवाज का मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरह से संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उनके स्वर को और बढ़ा देते हैं और उनका जो वर्चस्व है, उनका जो महत्व है, वो बनाए रखते हैं। वेरी गुड, देखते हैं आंसर क्या है। यस, टूटती बिखरती आवाज। संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक के साथ गाना, मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, या कोई नहीं। कैसे गाता है संगीतकार? अपनी आवाज को ऊंची करके मुख्य गायक से, या उसकी आवाज से नीची या धीमी करके? ओके, तो ये उसके विरुद्ध है। गा इज द राइट आंसर। चेक करूं? ओके, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, तान से आप क्या समझते हैं? ओके, संगीत में स्वर का विस्तार, ठीक है। अब चलते हैं, तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, या गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? ओके, वेरी नाइस, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सरगम, संगीत, सप्तक या गायन? 7 स्वरों के समूह को या 7 स्वरों के मेल को जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सरगम, नो, संगीत, सप्तक, क्या बात है, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, अभी हमने समझ लिए ना कि जब भी एमसीक्यूज आएंगे, जब भी बहु विकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उनके प्रश्न को ध्यान से सुनना है। जिस भी कविता के या जिस भी पाठ के या जिस भी विषय से संबंधित एमसीक्यूज जब आपके सामने आते हैं, तो 2 ऑप्शंस तो एकदम बिल्कुल ऐसे देते हैं कि जो नहीं होते हैं, लेकिन हमें क ख ग घ ABCD सबको ध्यान से देखना होता है और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, हम देखते जाएंगे। ये आपने देखा, आपकी बुद्धि का परिचय भी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत अच्छा करते जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स पर लगातार वीडियोस देखते रहिए। अच्छा, आपने कहा कि मैम यदि हम कोई एक विषय का या किसी एक पार्ट का वीडियो देखना चाहें तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या? ओके बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा होता है कि जब बहुत सारे विषय हों, बहुत सारे चैप्टर्स हों, वीडियोस क्योंकि हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर ढेरों हजारों वीडियोस हैं। ठीक है, अब वहां पर वीडियो सर्च करने में ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम जाती होगी। तो प्रॉब्लम और समय कम करने के लिए क्या करना होगा? हम समय का बचत भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने अच्छे से माइंड को रिफ्रेश करते हुए, फ्रेश रखते हुए वीडियो सर्च कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? सबसे पहले हम गूगल क्रोम या गूगल पर जाएंगे, तो वहां पर हम अपना मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे। ठीक है, जब हमने मैग्नेट ब्रेन्स वहां पर टाइप किया, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप तो बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, सब जानते हैं जानते हैं ना। तो अब जो भी हम स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। रीड करते हुए, पढ़ते हुए हमें देखना है कि हमें कहां जाना है ना। रास्ते को तो देखना होगा ना, घर जाना है, स्कूल जाना है, मंदिर जाना है, या फ्रेंड्स के साथ जाना है, कहां जाना है। अर्थात कि हमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर जाना है, या सीबीएसई हिंदी मीडियम पर ही जाना है, या एनटीएससी या ओलंपियाड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्किप किया तो फिर हमको फिर डबल से देखना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम आराम से बैक करते जाएं, लेकिन फॉरवर्ड ना करें, आगे ना करें, नहीं तो जो मुख्य जानकारी रहती है वो चली जाती है और फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं। क्लियर है? मान लीजिए हमें सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना है,
हिंदी मीडियम के हमें चैप्टर्स पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो विज्ञान हो, है ना, गणित हो या अंग्रेजी हो या हिंदी हो या जो भी सामाजिक विज्ञान हो, सोशल स्टडीज हो, ठीक है, जो भी पढ़ना है। मान लीजिए हम हिंदी मीडियम पर गए और हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक है, तो हिंदी पढ़ने के लिए हम क्लिक कर देते हैं, हिंदी मीडियम पर गए, ये आया, और फिर देखते हैं हम क्या जाएगा। हिंदी को हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपकी ही मैडम नजर आएंगी और हिंदी से रिलेटेड सारी सामग्री आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक हमें सिलेबस की या पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होगी, हम साल भर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मान लीजिए आप पाठ्यक्रम का परिचय अर्थात सिलेबस ओवरव्यू जानना चाहते हैं, तो आप जाएंगे यहां पर। जैसे ही आप सिलेबस पाठ्यक्रम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा पेज, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ आपकी बुक्स हिंदी की उसकी पाठ्यक्रम से संबंधित सब कुछ नजर आ जाएगा। और यदि आप कोर्स ए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी बुक्स नजर आ जाएंगी, क्षितिज और कृतिका, अरे यही मेरी बुक है, हाँ क्षितिज, मैं कृतिका क्षितिज ही पढ़ता हूं, खुश हो जाएंगे आप, तो आप उस पर टिक कर देंगे। साथ ही साथ आप यदि कोर्स बी पढ़ते हैं तो कोर्स बी से रिलेटेड भी वीडियोस भी आप देखेंगे। तो स्पर्श के चैप्टर्स देखना चाहते हैं या संचयन के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, क्षितिज में भी आप गद्यखंड देखना चाहते हैं वीडियो पर, या आप काव्यखंड देखना चाहते हैं, काव्यखंड में भी कई चैप्टर्स हैं, जैसे क्षितिज में काव्यखंड में 9 चैप्टर्स हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अब कैसे क्या करें, तो जिस चैप्टर पर आपको जाना हो उस चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए। अब हर एक चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या। सबसे पहले मान लीजिए काव्यखंड पर हम जाते हैं तो उसकी व्याख्या दी है, ठीक है, उसका सारा कुछ भावार्थ मिल जाएगा, कविता से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ कवि परिचय की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। फिर एक ही चैप्टर के 3 पार्ट हैं। दूसरे में हम जाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसमें आप संपूर्ण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं प्रश्नों से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसी पाठ से संबंधित आपको क्या मिल जाएगा, यस, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। जब ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, समय की बचत हमारी हो जाएगी, तो हम और कहीं क्यों जाएंगे, हम आएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो यहां पर ये सब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है मेरे बच्चों, करना सिर्फ यही है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। आप तो आपके कॉन्टेक्ट्स कई होंगे, आपके मोबाइल में देखिए तो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स जिनसे हम घंटों बातें भी करते रहते हैं, जिसका कभी कभी कोई अर्थ भी नहीं होता। इट्स बेटर कि हम अपने समय को यूटिलाइज करते हुए, समय रेत की भांति है, आप भली भांति समझते हैं, सुनते हैं, है ना, सुना है आपने, तो क्यों ना हम इस समय का अच्छे से उपयोग करें और बेहतर से बेहतरीन हो जाएं। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स को आपको देखना होगा, वीडियोस को देखना होगा। और एक बात बेटा, यहां पर वीडियोस जो प्राप्त होंगे आपको किसी भी विषय से, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूं, हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय, हर एक पाठ सामग्री आपको बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त वीडियोस दिए जाएंगे, दिए जा रहे हैं, अवेलेबल हैं। आपको कभी भी कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना केवल आज। ये मत सोचना कि अभी मैं कह रही हूं, बाद में तो फिर सब कुछ ना कुछ कहेंगे कि इतना ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इतना दीजिए। नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरे बच्चों। आपको बिल्कुल 6 to 12 की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम 100% फ्री दी जा रही है और दी जाती रहेगी। देर मत कीजिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। अपने चैनल को, अपने चैनल के, आपको और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलती हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।